हेलो ऑल द व्यूवर्स ऑफ माय अथॉरिटी, वेलकम टू दिस चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा यूनिटी ऑफ कमांड। स्टार्ट करते हैं, इसके मीनिंग को समझते हैं। क्या है यूनिटी ऑफ कमांड? देखिए, इसका मतलब है एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक बॉस से, ओनली फ्रॉम वन बॉस से क्या मिलेगा? ऑर्डर मिलना चाहिए। हर एक एम्प्लॉय को, मतलब इसमें कहा गया है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक बॉस से ही ऑर्डर मिलना चाहिए। मल्टीपल बॉसेस होंगे ना तो वो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा, किसकी बात मानूं। डबल इंस्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए, एक जगह से इंस्ट्रक्शंस आने चाहिए। और इससे क्या होगा, अगर बहुत सारे जगह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत बहुत एक तरह से होता है ना कि मिसमैनेजमेंट हो जाएगा किसी चीज़ का। देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो, एक स्टूडेंट को होमवर्क के लिए एक ही सब्जेक्ट टीचर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं कि हाँ, एक होमवर्क करना है, एक टीचर के फॉलो करने हैं। अगर मैथ्स टीचर कहते हैं 2 क्वेश्चन, जैसे 1 to 5 है वो क्वेश्चंस, और साइंस टीचर्स कहते हैं कि नो 6 to 10 क्वेश्चंस करने हैं। मैथ वाले टीचर ने तो कह दिया कि 1 to 5 करने हैं, साइंस वाला कह रहा है नहीं 6 to 10 करने हैं, मान लीजिए, और दोनों सेम टाइम पर मतलब चाहते हैं, तो स्टूडेंट क्या होगा? कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैं 1 to 5 करूँ या 6 to 10 करूँ, क्या करूँ। तो जब तक एक स्टूडेंट एक टीचर के अंडर होता है तब तक क्लैरिटी रहती है। यही है यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब दो तरफ दो अलग अलग लोग एक अलग अलग बातें कर रहे हैं तो वो क्या समझ में आएगा उसको? कहीं एक से एक आदेश मिल रहा है तो स्टूडेंट या फिर जो भी है वो फॉलो भी तो करेगा उसको। वैसे ही ऑफिस का एग्जाम्पल लेते हैं। एक एम्प्लॉय, पर्सन ए है, एक एम्प्लॉय है, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उसका ऑफिशियल बॉस बी, उसने कहा उसको क्लाइंट के लिए रिपोर्ट 2 बजे तक सबमिट कर देना। तभी उसी डिपार्टमेंट के एक और सीनियर सी वो आते हैं। अब पर्सन सी है, वो बोलता है वो लेकिन बॉस नहीं है, फिर भी वो बोलता है पहले फाइल अरेंज करो, बाद में रिपोर्ट बनाना। तो अब जो पर्सन ए है वो कंफ्यूज हो गया कि मैं बी की बात मानूं या सी की बात मानूं। अगर पर्सन ए को ऑर्डर सिर्फ बी से मिलता तो वो और क्लियर रहता। अब तो उसने सी ने भी उसको ऑर्डर दे दिया, बी ने भी दे दिया, तो एक तरह से क्लियर कमांड नहीं है, टेंशन है यहाँ पर। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हुई। तो यही है, बहुत ईजी लैंग्वेज में, एक पर्सन को किसी एक पर्सन से, बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, एक से ज़्यादा सुपीरियर्स के ऑर्डर फॉलो नहीं करने चाहिए। यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड को कंसेप्ट ये कहता है, ये वाला कंसेप्ट ये कहता है कि हर एम्प्लॉय का एक बॉस होना चाहिए। इसी को मोनो कमांड, कौन सी? यहाँ पे देखिए मोनो कमांड लिखी हुई है। मोनो कमांड भी कहते हैं। मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है 1, और कमांड मतलब होता है ऑर्डर, एक ऑर्डर, मोनो कमांड। एक डेफिनेशन है, हेनरी फ्योल क्या कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड को लेके, उनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फॉर एनी एक्शन whatsoever an employee should receive order from one superior only। हेनरी फ्योल कहते हैं किसी भी काम के लिए एम्प्लॉय को सिर्फ एक सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। बहुत सिंपल डेफिनेशन है इनकी। फिर फिफनर एंड प्रेस्थस की डेफिनेशन देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड रिक्वायर्स दैट एवरी मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट टू वन एंड ओनली वन लीडर। वो कहते हैं, फिफनर और प्रेस्थस कहते हैं कि हर एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही लीडर को रिपोर्ट करना चाहिए। एक ही लीडर को क्या करना चाहिए? रिपोर्ट करना चाहिए, और किसी को नहीं करना चाहिए। डिमॉक एंड डिमॉक क्या कहते हैं इसके बारे में? अ corollary of the chain of command is unity of command, the principle that each employee should have only one boss। यानी कि एक तरह से वो बताते हैं, डिमॉक और डिमॉक बोलते हैं कि चेन ऑफ कमांड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूनिटी ऑफ कमांड का, चेन ऑफ कमांड, जिसका मतलब है हर एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। तो यही है इन तीनों की डेफिनेशंस। अब हम आर्ग्यूमेंट्स के और देखते हैं। इसके पक्ष में देखते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूज़न और मैनिपुलेशन यानी चालाकी से सिस्टम को गलत यूज़ करना, हम कह सकते हैं एक तरह से, और उसके लिए उसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब जो होते हैं ना, मैनिपुलेशन और कन्फ्यूज़न किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो उसे रोकना ज़रूरी है बहुत। अगर सबको अलग अलग लोग ऑर्डर्स देने लगें तो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, किसकी बात मानूं। और ये भी कन्फ्यूज़न सिस्टम को क्या करता है? बिगाड़ देता है पूरा तरीके से।
तो ये नहीं होना चाहिए। जो डुअलिटी होती है, यानी कि अगर एक एम्प्लॉय को 2 या उससे ज़्यादा बॉसेस इंस्ट्रक्शंस देगा तो उसके लिए क्या होगा, क्रिएट तो होगा ही कन्फ्यूज़न, साथ ही साथ वो ये भी सोचेगा किसको फॉलो करूँ, किसको फॉलो करूँ, कौन सा ऑर्डर पहले कंप्लीट करूँ। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं हम लोग, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन कहते हैं। ये क्या हो गई, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, यानी जहाँ डिसीजंस लेना क्या हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। डिसीजंस लेना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। फर्दर अगर हम बात करें, एक और प्रॉब्लम ये होती है, अगर एक एम्प्लॉय के 2 बॉसेस हैं, कितने बॉसेस हैं, 2 बॉसेस हैं, तो एक बॉस की बात दूसरे के अगेंस्ट यूज़ कर सकता है वो। जैसे कि इससे एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकता है, यानी कि इवेड कर सकता है, वहाँ से भाग सकता है कि भाई मुझे ये काम दूसरे ने बोला था मैं ये कर रहा हूँ, इवेड कर सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या होगा, जो अचीव है वो वीक हो सकता है, कमज़ोर पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी अंडरमाइंड हो सकता है। अगर बॉस ए ने कुछ कहा है तो एम्प्लॉय बोल देगा बॉस बी ने तो कुछ और बोला था, मैं क्या बताऊँ, तो रिज़ल्ट क्या आया, इसका रिज़ल्ट आया काम नहीं होगा, और जहाँ काम नहीं होगा तो हमारे जो उद्देश्य हैं उनको हानि पहुँचेगी। ब्लेम किसी पर चला जाता है इसमें। फिर हेनरी फेयोल क्या कहते हैं, फेयोल इस कॉन्सेप्ट से सबसे बड़े सपोर्टर यानी एडवोकेट थे इस कॉन्सेप्ट के। उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड को एक स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल के रूप में प्रेजेंट किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल के रूप में उन्हें प्रेजेंट किया है। वो कहते हैं ही असर्टेड दैट शुड इट बी वायलेटेड अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज इन जेरोपार्डी, ऑर्डर डिस्टर्ब्ड एंड स्टेबिलिटी थ्रेटेंड। यानी कि फेयोल ने कहा है कि अगर इस प्रिंसिपल को वायलेट यानी तोड़ा गया तो बॉस की अथॉरिटी वीक हो जाती है, बॉस की अथॉरिटी अंडरमाइंड हो जाती है। जियोपार्डी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन खतरे में पड़ जाता है। जियोपार्डी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसिप्लिन अनुशासन है वो खतरे में पड़ जाता है, काम का ऑर्डर बिगड़ जाता है और पूरी सिस्टम की स्टेबिलिटी हिल जाती है। एक बॉस के अंडर सब क्लियर रहता है, लेकिन 2 बॉस होने से पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है। एज सून एज 2 सुपीरियर्स, यानी कि यहाँ कहा गया है कि जब 2 सुपीरियर्स एक ही एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट पे कंट्रोल रखते हैं तो सिस्टम में टेंशन और बेचैनी शुरू हो जाती है, यानी कहते हैं ना अनईजीनेस शुरू हो जाती है, बेचैनी। अगर ये डुअल कमांड वाली प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो कंफ्यूजन और डिसऑर्डर बढ़ने लगते हैं और सिस्टम ऐसे बिहेव करता है जैसे ह्यूमन बॉडी में कोई फॉरेन एलिमेंट घुस गया हो, आ गया हो, यानी हम कहते हैं ना बीमार पड़ गया हो, इलनेस मेलेडी हो गई हो, फॉरेन मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया घुस जाना जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाना, ऐसा सिस्टम बताया इसको। जैसे हमारे बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो इम्यूनिटी सिस्टम कैसे डिस्टर्ब हो जाता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। फेयोल ये कहते हैं बाद में कि आखिर में या तो एक सुपीरियर को सिस्टम से हटा दिया जाना चाहिए, एलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाकर एलिमिनेट कर दो एक सुपीरियर को, या फिर एलिमिनेट कर दो एक सुपीरियर को, या फिर वो नेचुरली डिसअपेयर हो जाते हैं, हो जाना चाहिए, हो जाता है। तब जाके ऑर्गेनाइजेशन एक वेल बीइंग यानी कि स्वस्थ हो पाएगा, कहते हैं ना हेल्दी वेल्दी हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन, संगठन वापस नॉर्मल हो पाएगा। अगर डुअल कमांड चलता रहा, 2 जगह से ऑर्डर आते रहे, डुअल कमांड चलता रहा, तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में एडजस्ट नहीं कर सकता ये डुअल कमांड। मतलब अगर ये चलता रहा तो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, ख़त्म पूरा। फेयोल इस चीज़ को क्लियरली बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है डुअल कमांड को लॉन्ग टर्म तक एडजस्ट ही नहीं कर सकता है, चला ही नहीं सकता है अपने साथ। जब एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी डिवाइडिंग अप अथॉरिटी बिटवीन 2 मेंबर्स की बात की गई है, डिवाइडिंग अप अथॉरिटी बिटवीन 2 मेंबर्स, ऐसा है देखिए कि 2 लोग हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, तो इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी जाती है दोनों में, तो क्या होगा, इससे डुअल कमांड आ जाएगी। डुअल कमांड आने के बाद क्या होगा, मान लीजिए एचआर है, अभी मैंने बताया एचआर है, वो एचआर डिसीजंस में डायरेक्टर और मैनेजर को इक्वल अथॉरिटी मिल जाती तो कन्फ्यूज़न पक्का हो जाता है इससे। फिर है इम्परफेक्ट डिमार्केशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, यानी कि
जब डिपार्टमेंट्स की बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती है तो एम्प्लॉयज़ बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन उनका एक्चुअल बॉस है। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं, सेल्स और मार्केटिंग दो डिपार्टमेंट क्या करते हैं, एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं, चढ़ते हैं एक दूसरे पे, ओवरलैप करते हैं, टास्क हो जाएंगे। फिर आता है कांस्टेंट लिंकिंग अप, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के फ्रीक्वेंट कोऑर्डिनेशन से भी आपस में जुड़ रहे हैं, फ्रीक्वेंट कोऑर्डिनेशन हो रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट, तो इससे भी फंक्शंस मिक्स हो जाते हैं और एम्प्लॉयज़ को मल्टीपल हेड्स के डील करना पड़ता है, उनके साथ मल्टीपल बड़े बड़े हेड्स के साथ डील करना पड़ता है। तो और एम्प्लॉयज़ को मल्टीपल जब हेड से डील करना पड़ता है तो इससे और कन्फ्यूज़न होता है। जैसे कि आईटी टीम है, आईटी टीम को फाइनेंस और एचआर दोनों के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो इससे क्या होता है और बहुत ज़्यादा चाओस क्रिएट हो जाता है। अब गुलिक क्या कहते हैं, गुलिक एंड उर्विक का व्यू क्या है, अ मैन कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अ मैन कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। ये एक फेमस लाइन है, एक आदमी दो बॉस की सर्विस एक साथ नहीं कर सकता, दोनों के इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होंगे और एम्प्लॉय कन्फ्यूज़न रहेगा ही रहेगा, बहुत कन्फ्यूज रहेगा। Well managed administrative units in the government are almost without exceptions headed by single administrator। क्या है इसका मतलब, गुलिक एंड उर्विक कहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट में एफिशिएंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑलवेज एक ही क्या करेंगे, बॉस के अंडर होते हैं, यानी सिंगल कमांड इक्वल टू बेटर मैनेजमेंट की बात की गई है, सिंगल कमांड इक्वल टू बेटर मैनेजमेंट। गुलिक वार्निंग देते हैं, क्या वार्निंग, गुलिक ये भी मानते हैं कि कभी कभी यूनिटी ऑफ कमांड पे बहुत ज़्यादा रिजिड होने से, यानी कि रिजिड होने से क्या होगा, थोड़ा फनी या अजीब सिचुएशन बन सकती है। फनी और अजीब सिचुएशन को इन्होंने बताया है कि रिजिड नहीं होना चाहिए उस पर, उसमें एब्सर्डिटीज आ जाती हैं। फिर आता है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, यूनिटी ऑफ कमांड के अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, इनके अगेंस्ट में इस चीज़ का सपोर्ट जो नहीं करते हैं वो कौन कौन है। तो देखिए जो ये कॉन्सेप्ट है यूनिटी ऑफ कमांड के, जो ये कॉन्सेप्ट को काफ़ी थिंकर्स ने अपोज किया है, मतलब इसे डिसएग्री किया है कि ये सही नहीं है। उनका मानना है कि ये प्रिंसिपल जो है प्रैक्टिकल सिचुएशन में हर जगह अप्लाई नहीं होता है, स्पेशली कम्प्लेक्स सिस्टम्स के अंदर ये जो हर जगह अप्लाई नहीं होता है। स्केलर हडसन आर्ग्यू करते हैं और कहते हैं कि एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक बॉस होना, ये वाला कंसेप्ट आज के कम्प्लेक्स गवर्नमेंट सिस्टम में क्या है, रेयर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज का जो सिस्टम है गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा जटिल है और इसमें एक आप बोल रहे हो एक जो है बॉस हो उसका, ये सब रेयर बातें हैं बहुत, यानी मोस्टली ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट में स्ट्रेट चेन ऑफ कमांड के बाहर भी काफ़ी रिलेशंस बनते हैं गवर्नमेंट के अंदर, जिनके चलते एक एम्प्लॉय को मल्टीपल लोगों के साथ काम करना पड़ता है और उनको रिपोर्ट भी करना पड़ता है ताकि काम ऑलरेडी जो है ऑर्डरली इफ़िशिएंट तरीके से हो। मान लीजिए एक डिपार्टमेंट का जो है ऑफिसर को फाइल प्रोसेस करते वक्त पॉलिसी हेड, एचआर हेड और अकाउंट्स ऑफिसर तीनों से इनपुट लेना पड़ सकता है, तो इसमें हम कहेंगे क्या वो बोलेगा कि मैं एचआर से नहीं लूँगा, सिर्फ पॉलिसी हेड से लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, उसे तीनों हेड से जो है लेना पड़ेगा अपना रिव्यू उनका। जो द एडमिनिस्ट्रेटर इन द गवर्नमेंट हैज़ मेनी बॉसेस, यानी कि गवर्नमेंट में एक एडमिनिस्ट्रेटर के मल्टीपल बॉसेस होते हैं सरकार के अंदर और वो किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकता एम्प्लॉय जो होता है, क्योंकि सबके इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं सरकार के अंदर। यानी एक ही एम्प्लॉय को अलग अलग बॉसेस से अलग अलग काम के लिए ऑर्डर्स मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है, सबको अलग अलग काम के लिए मिलते हैं। और उसके बाद दूसरे से पर्सनल यानी कि मैन पावर के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, कोई दूसरा पर्सनल पे दे रहा है, तीसरा कह रहा है बजट का कंट्रोल करो, चौथा कह रहा है सप्लाईज और इक्विपमेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो हो गए ना 400। एक ही काम में मल्टीपल डायमेंशनल सुपरविज़न होती है, मल्टीपल डायमेंशनल सुपरविज़न है। देखिए अलग अलग काम, कोई बजट का बोल रहा है, कोई सप्लाई इक्विपमेंट्स का, कोई पॉलिसी का, तो ये सब
जेडी मिलेट जो है वो एडवोकेट कैसे करते हैं कि जेडी मिलेट यूनिटी ऑफ कमांड की जगह डुअल सुपरविजन का कंसेप्ट देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है, जेडी मिलेट ने डुअल सुपरविजन का इंपॉर्टेंट दिया है, बताया है इस चीज़ को। किसके जगह? यूनिटी ऑफ कमांड की जगह डुअल सुपरविजन को सपोर्ट करते हैं ये, यानी एक एम्प्लॉय को दो तरीके से सुपरविजन मिल सकती है। वो कहते हैं ये नॉर्मल है, इट्स वेरी नॉर्मल। ही आर्ग्यूज कि मिलेट कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड को प्रैक्टिकल बनाना हो तो हमें ये मानना पड़ेगा कि सुपरविजन दो तरह से हो सकता है, दो तरह का हो सकता है। पहला है टेक्निकल, पहला क्या है? टेक्निकल, यानी कि प्रोफेशनल सुपरविजन जिसे कहा जाता है, और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में मेडिकली हेड डॉक्टर को रिपोर्ट करेगा, लेकिन एडमिन रिलेटेड काम के लिए हॉस्पिटल मैनेज को रिपोर्ट करता है। जो हॉस्पिटल है वो मैनेजर को रिपोर्ट करता है किस चीज़ के? एडमिन रिलेटेड कामों के लिए। तो ये अलग अलग तरीके हो गए, तो एक टेक्निकल चीज़ हो गई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ हो गई। ये वाला काम प्रोफेशनल काम है। यहाँ डॉक्टर जो है, एक डॉक्टर हॉस्पिटल में मेडिकल हेड को करेगा इस चीज़ के लिए। कन्फ्यूज़न है उसको मेडिसिन या मेडिकल चीज़ों से, वो बड़े डॉक्टर को कहेगा, वो जाके एडमिन ब्लॉक में नहीं कहेगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, पैसों से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम है, जो हॉस्पिटल है वो किसको कहेगा? वो मैनेजर को बोलेगा, जो बाहर बैठता है या जो भी है, जो मैनेजमेंट संभाल रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है, उसको कहेगा। ये जो टाइप्स हैं, दीज टू टाइप्स ऑफ सुपरविजन में बी एक्सरसाइज्ड बाय अ जॉब वाइल अ लेटर, यानी कि पहला यानी टेक्निकल बॉस जॉब की क्वालिटी और स्किल के मैटर में इंटरेस्टेड होता है कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। वहीं दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस रिसोर्स का यूज़ सही हो रहा है या नहीं वो देखेगा, इसमें इंटरेस्टेड होता है। वो इंश्योर करता है कि टाइम, मैन पावर और टूल्स प्रॉपरली यूज़ हो रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। ही कंक्लूड्स, मिलेट कहते हैं कि चाहे डुअल सुपरविजन हो, दो तरीके से आदेश आ रहे हों, पर ऑर्डर्स कॉन्ट्राडिक्ट, आपस में क्या करने नहीं चाहिए? टकराने नहीं चाहिए, आपस में टकराने नहीं चाहिए ऑर्डर्स। ये भी बात कही है उन्होंने। डुअल चाहे कोई बात नहीं, डुअल सुपरविजन इज़ गुड। अगर आपके क्लैश हो रहे हैं ना ऑर्डर्स, तो वो सही नहीं है। एम्प्लॉय को भी कभी भी ऑपोजिट इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलने चाहिए। एक इंस्ट्रक्शन दूसरा है, दूसरा ये है, तो फिर वो कंफ्यूज और ज़्यादा हो जाएगा। हर्बर्ट साइमन कहते हैं, अब हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा है? वो कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल्स स्पेशलाइजेशन के कंसेप्ट से क्लैश करता है। हर्बर्ट साइमन कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये स्पेशलाइजेशन के कंसेप्ट से क्या करेगा? क्लैश करेगा, टकराएगा। साइमन बोलते हैं कि अथॉरिटी का यूज़ इसीलिए होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन हो। क्या? कि अथॉरिटी का यूज़ इसीलिए होता है कि ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो? स्पेशलाइजेशन हो, यानी एक्सपर्ट लोग अपने स्पेसिफिक एरियाज़ में क्या कर सकें? डिसीजंस ले सकें। एक्सपर्ट लोग जो हैं अपने खुद के एरियाज़ के अंदर डिसीजंस ले सकें, इसीलिए होता है। हर डिसीजन उसी जगह लिया जाए जहां उसका एक्सपर्ट अवेलेबल हो। ये आइडियल सिचुएशन इसको कहा गया है। हर डिसीजन वहीं लिया जाए जहां उसका एक्सपर्ट अवेलेबल हो, तब अच्छा डिसीजन लिया जाएगा। अगर एक स्कूल में मान लीजिए एक अकाउंटेंट एक एजुकेटर के अंडर है, अगर एक स्कूल में एक अकाउंटेंट एक एजुकेटर के अंडर है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उससे डायरेक्ट अकाउंटिंग रिलेटेड काम नहीं करवा सकता, जो कि क्या इलॉजिकल बात है, क्योंकि फाइनेंस का एक्सपर्ट अकाउंटेंट है, एजुकेटर नहीं है। जो फाइनेंस का काम देख रहा है वो अच्छे से अकाउंटिंग का काम देखेगा ना। जो पढ़ाई करवा रहा है, एजुकेटर का क्या काम होता है एक स्कूल के अंदर? एजुकेशन करना, पढ़ाना। वो क्यों देखेगा फाइनेंस का काम? वो देखेगा तो ये क्या चीज़ हो जाएगी? ये इलॉजिकल चीज़ें हैं। इससे क्या होगा? जो काम के लिए जिसको बनाया गया वो काम वो नहीं कर पाएगा। यानी यही प्रॉब्लम यूनिटी ऑफ कमांड में होती है, ऐसा बताया गया है। सिमिलरली वैसे ही अगर फाइल जैसे ट्रक ड्राइवर है, मान लीजिए फायर ट्रक ड्राइवर है, किसी और डिपार्टमेंट के अंडर है, फायर ट्रक ड्राइवर जो है वो किसी और डिपार्टमेंट के अंडर है, तो मोटर व्हीकल डायरेक्टर कोई भी उससे व्हीकल केयर के इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली नहीं दे सकता, जो कि प्रैक्टिकल इशू है। जब वो फायर ट्रक ड्राइवर है तो वो मोटर ड्राइवर उसे क्यों बोलेगा व्हीकल केयर करो तुम? उसका काम ही नहीं है वो। फिर साइमन कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड थोड़ा प्रैक्टिकल बन सकता है
इस चीज़ को क्या किया जा सकता है, थोड़ा प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? अगर उसका स्कोप, उसका जो क्षेत्र है, उसका दायरा लिमिट किया जाए, इतना बड़ा है उसको लिमिट किया जाए, यानी ये उनका सजेशन है साइमन का। फिर क्या होगा, अगर दो बॉसेस के ऑर्डर्स में कन्फ्लिक्ट हो तो उस केस में क्लियरली डिसाइड होना चाहिए कि एम्प्लॉय किसकी बात मानेगा, ये चीज़। और एम्प्लॉय के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी सिर्फ उस बॉस के बेसिस पर हो जिसे वो ऑफिशियली रिपोर्ट करता है। किसके बेसिस पर हो? जो वास्तव में उसे फॉर्मल तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, उसके जो ऑर्डर हैं वो फॉलो होने चाहिए। यानी कि एम्प्लॉय के ऊपर क्या हो, अनुशासन वाला एक्शन भी सिर्फ वही बॉस के बेसिस पर हो जिसके ऑफिशियली वो रिपोर्ट करता है, और कोई के लिए वो ना हो। फिर IFW टेलर की बात हम करें तो वो कहते हैं, उन्होंने भी यूनिटी ऑफ कमांड को क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया था। वो कहते हैं, टेलर ने एक नया आइडिया दिया फंक्शनल फॉरमैनशिप का। जब हम टेलर को पढ़ेंगे तब देखेंगे, फंक्शनल फॉरमैनशिप का आइडिया देते हैं वो, जिसमें एम्प्लॉय एक नहीं बाकी बल्कि मल्टीपल एक्सपर्ट से गाइडेंस लेता है। यानी कि इस मॉडल में जो फंक्शनल फॉरमैनशिप का मॉडल है, इसमें 8 उन्होंने पूरे 8 अलग अलग सुपरवाइजर्स, जिन्हें फंक्शनल फॉरमैन कहते हैं, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेता है। हर एक्सपर्ट अपने एरिया का क्या होता है, स्पेशलिस्ट होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। इस मॉडल का बेनिफिट ये है कि हर काम एक्सपर्ट के सुपरविजन में होता है, निरीक्षण में होता है, इसीलिए क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों बेटर होती है। इसका ये मतलब है, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को बेटर बनाने के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग जो यूनिटी ऑफ कमांड को, फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं? जब हम आज के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का साइज और स्ट्रक्चर इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स देखते हैं कि उसने यूनिटी ऑफ कमांड के कंसेप्ट को डायरेक्टली अफेक्ट किया है। ये जो मॉडर्न समाज है, इतना बड़ा, कॉम्प्लेक्स, जटिल, कि जो यूनिटी ऑफ कमांड के जो प्रिंसिपल को, कंसेप्ट को डायरेक्टली अफेक्ट किया है, प्रभाव डाला है। क्या क्या? देखिए, ये नीचे 2 इम्पॉर्टेंट दिए गए हैं, जिसमें से पहला मेजर फैक्टर क्या बताया गया है, जिम्मेदार जो है वो क्या है। पहला फैक्टर ये कहता है कि एक सिंगल हेड, जैसे डायरेक्टर या सेक्रेटरी मान लीजिए, एक सिंगल हेड है, ये कोई भी डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, की जगह अब बोर्ड्स और कमीशंस जैसे ग्रुप बेस्ड बॉडीज को हेड बनाया जा रहा है। किसको बनाया जा रहा है? बोर्ड्स, कमीशंस जैसे बॉडीज को क्या बनाया जा रहा है? हेड्स, ब्यूरो बनाया जा रहा है। सिंगल लोग नहीं है यहाँ पर। जैसे ब्यूरो का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ब्यूरो वर्ड है, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा बंदा हेड करता है जो क्या है? कलेक्टर है, ब्यूरो है। और बोर्ड मतलब क्या हुआ? एक ग्रुप ऑफ हेड, मतलब एक ग्रुप ऑफ बड़े बड़े लोगों का ब्यूरो, बोर्ड्स बनाया गया है, जिसमें रेलवे बोर्ड देख लीजिए, UPSC भी तो एक बोर्ड है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम क्या है इसमें? जब मल्टीपल लोग हेड होते हैं, जब मल्टीपल लोग हेड होते हैं, शीर्ष पर होते हैं, तो अथॉरिटी क्या होती है? डिवाइड होती है। अथॉरिटी का डिवाइडेशन होगा, बंटेगी अथॉरिटी। अगर यूनिटी ऑफ कमांड का कंसेप्ट, इससे क्या होगा? वीकन हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है? बहुत सारे हेड हैं, अथॉरिटी वीक हो जाती है, क्योंकि एक सिंगल बॉस इसमें नहीं होता, और यूनिटी ऑफ कमांड तो सिंगल बॉस को सपोर्ट करता है। फैक्टर 2 क्या है? दूसरा फैक्टर है स्टाफ और ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग, सहायक, सपोर्टिंग लोग। तो स्टाफ और ऑक्सिलरी एजेंसीज का इन्फ्लुएंस आज बढ़ रहा है। ये एजेंसीज स्पेशलिस्ट से भरी होती है। ये जो एजेंसी है, ये स्पेशलिस्ट लोगों से भरी हुई होती है, जो डायरेक्ट काम नहीं करते लेकिन प्लानिंग करते हैं, एडवाइस करते हैं, सपोर्ट देते हैं। डायरेक्ट काम नहीं करते पर ये सब काम करते हैं, सपोर्ट देने का काम। स्टाफ और ऑक्सिलरीज, जैसे कि प्लानिंग कमीशन देख लीजिए, अभी क्या है? नीति आयोग हो गया है उसका। लीगल एडवाइजरी विंग्स देखिए, IT सेल्स देखिए, ये स्पेशलिस्ट बॉडीज़ ही, मतलब जो ये स्पेशलिस्ट बॉडीज़ भी जो है अपने सजेशंस देती है, जिनके वजह से एक्चुअल कमांड जो होता है वो कंफ्यूज क्रिएट करती है कि फाइनल डिसीजन किसका है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अपना खुद का डिसीजन देगी तो क्या होगा? क्रिएट तो होगा, क्योंकि कितने सारे लोग इसमें हैं।
इससे भी यूनिटी ऑफ कमांड का क्या होता है, हनन होता है, वॉयलेशन होता है इनके वजह से, स्टाफ और ऑक्सिलरीज की वजह से भी। जैसे और वाइडर मीनिंग्स में अगर हम देखें, हमने ऊपर देखे मीनिंग्स देखे, दो इम्पॉर्टेंट भी देखे, जैसे कि ऊपर दिए गए मीनिंग्स के अलावा भी यूनिटी ऑफ कमांड का दो और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इंटरप्रिटेशंस जो है देखने को मिलती है, ये दो। जैसे कि पहला है जो थोड़ा ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर अप्लाई होता है, जहाँ पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ अप्लाई होता है ये दोनों चीज़ें, छोटे पर नहीं। इस इंटरप्रिटेशन, ये व्याख्या के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के सभी पार्ट्स एक ही टॉप अथॉरिटी के अंडर होने चाहिए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, कैबिनेट हो या सेक्रेटरी हो, एक टॉप अथॉरिटी पर होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मिनिस्ट्री के अंडर जो सब डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, मिनिस्ट्री के अंडर जो सब डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, यानी कि हेड कैबिनेट को करे, मतलब उनका कैबिनेट हो, ऐसा कहा गया है, जो सब डिपार्टमेंट्स हैं, या पूरी गवर्नमेंट कमांड स्ट्रक्चर प्राइम मिनिस्टर के अंडर हो, पीएम उन्हें पूरा ऑर्डर कमांड दे। ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है सेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग और अकाउंटेबिलिटी। केंद्र से, सत्ता से जो अथॉरिटी जा रही है, ये उस चीज़ को, डिसीजन मेकिंग को इंश्योर करता है। फिर अलग मीनिंग क्या कहा गया है, दूसरा मीनिंग ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का हेड एक ही पर्सन होना चाहिए। इसमें कहा गया ऑर्गेनाइजेशन का हेड एक ही पर्सन होना चाहिए, उसी एक पर्सन के कंट्रोल में, जैसे कोई सीईओ हो, कोई सीईओ हो, या फिर डायरेक्टर जनरल, या फिर प्रेसिडेंट, ये सब। तो कंपनी का एक ही एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, एक ही एमडी होता है। आर्मी में एक ही चीफ ऑफ डिफेंस होता है, स्टाफ, मतलब एक ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए, ना कि 4-5 लोग ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर हेड कर रहे हों। ये प्रॉब्लम्स आती है, और भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं इन इंटरप्रिटेशंस में। जैसे फर्स्ट मीनिंग में हमने क्या प्रॉब्लम देखी, हमने ये देखा कि पहले मीनिंग के बेसिस पर अगर देखा जाए तो इंडिया में जो बॉडीज़ इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस यानी स्वतंत्र हैं, जैसे पब्लिक कॉरपोरेशंस, पीसीयूज जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे इलेक्शन कमीशन की बात कर लीजिए आप, या रेगुलेटरी कमीशंस का ये सब यूएसए में है, तो उसमें क्या है, उनमें यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका अपना अलग लीगल अथॉरिटी स्ट्रक्चर होता है, वो किसी और के अंडर डायरेक्टली नहीं होते हैं, तो वो नहीं मानते यूनिटी ऑफ कमांड को। सेकेंड मीनिंग में क्या देखिए प्रॉब्लम आपने क्या नोटिस की, दूसरे मीनिंग के बेसिस पर अगर देखें तो बोर्ड या कमीशन टाइप्स ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि इलेक्शन कमीशन को देखिए, यूपीएससी को देखिए, यूजीसी को आपने देखा, रेलवे बोर्ड, फ्लड कंट्रोल बोर्ड, इनमें भी सिंगल इंडिविजुअल कमांड नहीं होती है, बल्कि डिसीजंस कलेक्टिव लिए जाते हैं, ग्रुप होता है। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड का वॉयलेशन यहाँ भी होने को मतलब दिख रहा है। तो इससे सबसे एक्सेप्टेबल और प्रैक्टिकली यूज होने वाला इंटरप्रिटेशंस वही है जो कहता है इनमें एक एम्प्लॉय को एक बॉस से ही इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए, यानी एट वर्किंग लेवल यूनिटी ऑफ कमांड का बेसिक फॉर्म ही सबसे रिलायबल और यूजफुल माना जाता है वर्किंग लेवल पर। कौन से लेवल पर गाइस? वर्किंग लेवल पर यूनिटी ऑफ कमांड का जो बेसिक फॉर्म है वो सबसे रिलायबल है। और जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ और बोर्ड्स में ये सब प्रिंसिपल प्रैक्टिकल नहीं है, तो वहाँ पर नहीं, और बाकी ये बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पर हम बात करें, बेसिक वर्किंग लेवल प्रिंसिपल सबसे इफेक्टिव है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।